साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिए क्योंकि ये आपके लिए जरूरी वीडियो है। ये आपके लिए प्रॉपर एक सीरीज चला रहे हैं क्योंकि ये आपकी यानी जो एग्जाम है इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्नों से ही हम लगातार यानी वीडियो अपनी बना के चल रहे हैं जिससे आपके यानी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी अपनी इस यूट्यूब पर जब से आपकी नोटिफिकेशन जारी हुई है तभी से लगातार क्लासेस लगातार चल रही हैं जो आपकी यानी शाम को 5 बजे यानी अपलोड की जाती हैं। तो आप यानी समय रहते हुए रोजाना शाम को 5 बजे के बाद आप देख सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी यानी अपनी इस वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। सबसे जो पहला प्रश्न है वो आपका है 560 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत के मुख्य वास्तुकार कौन थे। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी ए लाल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 560 रियासतों को यानी भारतीय संघ में एकीकृत के पीछे मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको बता दें कि जो ये रियासतें आपकी यानी जो मतलब एकीकृत के यानी जो वास्तुकार हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और आपको बता दें कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का लौह पुरुष किसके नाम से। बाहर यानी भारत का लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने काफी यानी जैसे देश के लिए यानी काफी यानी योगदान दिया है और ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ ये आपका यानी प्रश्न है ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी, इसलिए आप जरूर इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। किस कानून दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी। ऑप्शन ए अधिमिलन लिखत, ऑप्शन बी यथास्थिति बहाल रखने का समझौता, ऑप्शन सी एकता समझौता, ऑप्शन डी अधिमिलन संधि। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी ए अधिमिलन लिखत। क्या है, किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी। तो वो थी अधिमिलन लिखत। और आपको बता दें कि आपका ये काफी यानी अच्छी जानकारी है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। जो आपको एक और महत्वपूर्ण बता दें कि जब ब्रिटिश भारत के विभाजन से यानी पहले मौजूद था और ये आपको बता दें कि जो ये स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत व पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति देने वाला कानून दस्तावेज अधिमिलन लिखत था। कौन सा था। अधिमिलन लिखत था। और आपको बता दें कि ये जो ब्रिटिश भारत के विभाजन से पहले मौजूद था। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। कौन से यानी 1947 में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई थी। क्या दी गई थी।
भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन इससे पहले अधिमिलन लिखित से भी यानी शामिल होने की अनुमति दी जाती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 75%। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी डी 75%। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75% थी। कितनी परसेंट थी? 75% थी। और आपको बता दें कि जो स्वतंत्रता के समय ये यानी जनसंख्या कितनी निर्भर थी? तो 75% थी। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, यदि आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उत्तर देंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? ऑप्शन ए मुख्य रूप से निर्यातोन्मुख, ऑप्शन बी भारी उद्योगों का प्रभुत्व, ऑप्शन सी शुभ विकसित उन्नत, ऑप्शन डी अविकसित पारंपरिक उद्योग पर केंद्रित। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी अविकसित और पारंपरिक उद्योग केंद्रों पर। जिस पर 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिरता यानी स्थिति क्या थी? तो अविकसित और पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित थी। और ये कब? तो 1947 में भारत की ये स्थिति थी। साथ के साथ आपको बता दें कि जो औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता ये बहुत ही क्या थी? कम थी। बहुत यानी कम थी। क्या थी? यानी उद्योग वगैरह बहुत ही कम थे उस समय। और ये यानी अविकसित और पारंपरिक उद्योगों पर ही केंद्रित थी। किस पर केंद्रित थी? जो अविकसित यानी विकसित भी नहीं हुए थे और पारंपरिक जो उद्योग थे उन्हीं पर ये केंद्रित थी। और भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यानी कृषि पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए का यानी सहारा लिया। ऑप्शन ए केंद्रीकृत योजना, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत योजना, ऑप्शन डी उदारीकरण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी केंद्रीकृत योजना। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए किसका सहारा लिया? तो केंद्रीकृत योजना का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? केंद्रीकृत योजनाओं का यानी सहारा लिया। और आपको बता दें कि जो ये योजना है ये योजना जो थी वो भारत ने 1947 में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सोवियत सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना की पंचवर्षीय योजना यानी से प्रेरणा लेकर केंद्रीकृत नियोजन की प्रणाली अपनाई। किसकी प्रणाली अपनाई? केंद्रीकृत योजन की प्रणाली अपनाई। साथ के साथ आपको बता दें कि 1950 में कब? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? योजना आयोग की स्थापना की गई। कब? 1950 में। तो ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिसका जो उद्देश्य है यानी योजना आयोग का क्या उद्देश्य है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। क्या करना? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। ये किसका है? तो ये योजना आयोग का उद्देश्य है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी आपका 1900 यानी 73 में, ऑप्शन आपका सी 1972 में, ऑप्शन आपका डी 1971 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी बांग्लादेश को यानी कब यानी क्या हुआ? यानी बांग्लादेश को स्वतंत्रता यानी देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी डी 1971 में। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1900 यानी कब प्राप्त हुआ? तो 1900 आपका 71 में प्राप्त हुआ। और आपको बता दें कि बांग्लादेश पूर्वी भारत के बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? भारत के जो पूर्वी भारत है उसके बंगाल का हिस्सा था। क्या था? यानी बंगाल का हिस्सा था, जो यानी 1526 से यानी आपका 58 तक इस पर मुगलों का शासन था। कब से? 1526 से 1858 तक किसका शासक था? मुगलों का शासक था। यानी मुगलों का क्या था? यहाँ पर शासन था। और वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान को आजादी मिली तो बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बन गया। क्या बन गया था? यानी पूर्वी पाकिस्तान ये बन गया था। क्या बन गया था? पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, जिसे यानी बाद में कब? तो ये यानी 26 मार्च 1971 26 मार्च 1971 को यानी ये यानी क्या हुआ? तो शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कब? किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कब? 26 मार्च 1971 को। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी बम्बई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी कराची में। कहाँ पर? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो कराची में किए गए थे। और आपको बता दें कि ये जल संधि कब हुई? तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और ये जो जल संधि है ये वर्ल्ड बैंक के प्रयासों द्वारा आपको बता दें कि 1960 में ये संधि हुई थी। क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। कब? तो 1960 में हुई थी। और ये वर्ल्ड बैंक के प्रयासों द्वारा पाकिस्तान के कराची शहर में संपन्न हुई। किसके प्रयासों द्वारा? वर्ल्ड बैंक के प्रयासों द्वारा। किसके प्रयासों द्वारा? वर्ल्ड बैंक के प्रयासों द्वारा ये कराची शहर में क्या हुई? संपन्न हुई थी। कहां पर संपन्न हुई थी? ये कराची शहर में संपन्न हुई थी। और साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी जो ये संधि है, ये जो संधि है ये आपकी 3 पूर्वी नदी जिसमें रावी, व्यास, रावी, व्यास, सतलज, रावी, व्यास, सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया। यानी किसको? भारत को क्या मिला? पूरा हक मिला, पूरा हक दिया। उसके अलावा यानी जो 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब, सिंध। कौन सी? झेलम, चेनाब, सिंधु। कौन सी? झेलम, चेनाब, सिंधु। यानी इन नदियों पर क्या हुआ? तो झेलम, चेनाब, सिंधु के पानी के बहाव का को यानी बाधा रहित पाकिस्तान को देना तय हुआ। ये क्या हुआ था कि ये इस तरह से यानी कब हुआ था? तो
1960 में। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें शामिल हुई। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 582, ऑप्शन सी 565, ऑप्शन डी 500। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका यानी ए 592। कितनी स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें कितनी शामिल हुई थी? तो 592 शामिल हुई थी। और आपको बता दें कि जो ये भारत में 565 रियासतें यानी शामिल थी। कितनी? यानी स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी शामिल यानी हुई थी? तो 592। लेकिन जब स्वतंत्रता हुई तो यानी भारत में कितनी रियासतें जैसे शामिल थी? तो 565 थी। 565 और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी बीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया था। किसे? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को यानी क्या किया गया? वीपी मेनन की सहायता से यानी बीपी मेनन की सहायता से यानी रियासतों के एकीकरण का यानी कार्य सौंपा गया था। किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। ऑप्शन ए चरण सिंह, ऑप्शन बी या राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी वीवी गिरी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन आपका बी राजीव गांधी। राजीव गांधी के यानी समय में इसके में यानी दिल्ली में राजीव गांधी और AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित पर यह समझौता हुआ था। आपको बता दें कि 1985 का असम समझौता भारत सरकार के प्रतिनिधियों और असम आंदोलन के नेताओं यानी किसके? असम जो आंदोलन के नेता थे, असम आंदोलन के नेताओं, क्या यानी असम आंदोलन के नेताओं और किसके? भारतीय जो यानी भारतीय जो सरकार के प्रतिनिधि और यानी असम आंदोलन के नेताओं के बीच ये हस्ताक्षर यानी ज्ञापन हुआ था। और ये आपको बता दें कि 15 अगस्त 1985 को, कब? 15 अगस्त 1985 को यानी नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यानी उपस्थिति में ये हस्ताक्षर किए गए थे। किसकी उपस्थिति में? तो राजीव गांधी की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान युद्ध 1971, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ऑप्शन डी भारत यानी कारगिल युद्ध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो डी कारगिल युद्ध। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ये आपका है कारगिल युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है। और आपको बता दें कि ये आपका यानी भारत और पाकिस्तान के यानी मध्य हुआ था। कारगिल जो युद्ध हुआ था ये किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान, इसके बीच भारत और पाकिस्तान के ये मध्य हुआ था। और आपको बता दें कि इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। और भारतीय सेना 26 जुलाई, कब? भारतीय सेना 26 जुलाई, भारतीय सेना 26 जुलाई 1999 को, कब? 1999 को पाकिस्तान को यानी परास्त किया। क्या किया? 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को क्या किया? यानी परास्त किया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 जुलाई को किसके तौर पर मनाया जाता है? विजय
दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को क्या किया था, भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन ए जुल्फिकार अली भुट्टो, ऑप्शन बी अयूब खान, ऑप्शन सी बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन डी परवेज मुशर्रफ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका यानी क्या सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। तो वो आपका क्या सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। आपको बता दें कि वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद 1972 में भारत एक के यानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ये कब हुए थे? 1972 में। और ये क्यों हुए थे? ये हुए थे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद 1972 में किस किस के बीच? तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये हस्ताक्षर हुए थे। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। ऑप्शन ए भारतीय, या ऑप्शन बी पुर्तगाली, या ऑप्शन सी डच, या ऑप्शन डी ब्रिटिश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन आपका यानी क्या सही होगा? यानी भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य, यानी जो गोवा राज्य था वो मतलब क्या हुआ, यानी गोवा जो राज्य है वो यानी भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य यानी क्या था? गोवा राज्य पुर्तगालियों का था। किसका था? यानी गोवा पुर्तगाली राज्य था। किस तरह का राज्य था? पुर्तगाली राज्य था। और आपको बता दें कि ये यानी जो पुर्तगाली थे, इन्होंने गोवा पर लगभग 450 वर्ष, कितना? 450 वर्ष राज्य किया था। कितने? 450 वर्ष यानी शासन किया था। 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 को, कब? 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, किसके तहत? ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत यानी अभियान शुरू किया गोवा, दमन और दीव। कौन कौन? गोवा, दमन और दीव। गोवा, दमन और दीव को क्या कर लिया? यानी गोवा और दमन और दीव को यानी पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कर लिया था। और एक और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि 1987 में, कब? यानी 1987 में गोवा राज्य को यानी गोवा राज्य को यानी एक राज्य का दर्जा मिल गया। कब? 1987 में। कब? 1987 में गोवा राज्य को एक राज्य का दर्जा मिल गया। और आपको बता दें कि यानी जैसे वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। कारण, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा को मुक्त कराया था। किससे? पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? ऑप्शन 1962, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्न में से कौन से वर्ष भारत और पाक युद्ध नहीं हुआ? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका ए यानी 1962 में। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? 1962 में नहीं हुआ था, बल्कि भारत और चीन युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में। कब? यानी 1962 में। और इस युद्ध में यानी भारत को क्या करना पड़ा था? हार का सामना करना पड़ा था। भारत को हार का
सामना करना पड़ा था। कब? 1962 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1965 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। यानी कौन सा सही होगा? तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन आपका सही होगा यानी कौन सा? तो आपका यानी सी 1965 में। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? तो ये आपका 1900 यानी वो ये वाला आपका प्रश्न है। यानी 1971 से पहले, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष नहीं हुआ था? तो ये आपका यानी कब नहीं हुआ? ये आपका नहीं हुआ था। ये आपका कब नहीं हुआ था? तो ये आपका यानी 1965 में, यानी इससे पहले जो युद्ध हुआ तो ये यानी आपको बता दें कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1965 में। ऑप्शन आपका डी 1965 में हुआ था। उसके बाद कब हुआ? 1900 आपका 71 में। कब हुआ? 1971 में आपका युद्ध हुआ। और उसके यानी पहले कब? 1965 में भी हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी पाकिस्तान से, या ऑप्शन डी बर्मा से। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी यानी बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। और आपको बता दें कि ये 26 मार्च, कब? 26 मार्च, 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कब की गई? यानी 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कब की गई? तो 26 मार्च यानी 26 मार्च 1971 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत चीन युद्ध में इनमें से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1969 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1964 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। यानी कौन सा? तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए यानी आपका 1962 में। भारत चीन युद्ध यानी साइनो इंडियन वॉर इनमें से किस वर्ष हुआ? तो 1962 में हुआ। और आपको बता दें कि जब ये युद्ध हुआ था इस समय यानी डेट क्या थी? तो 20 अक्टूबर 1962 को, 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? चीनी सेनाओं ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कब? तो 1962 में। और आपको बता दें कि और उसके अलावा यानी जैसे चीनी सेना यानी सीमा पर कर दी, यानी क्या किया इन्होंने? आक्रमण कर दिया। और चीनी सेना ने सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुस गई थी। क्या कर दिया था? यानी जो चीनी सेना है वो भारतीय क्षेत्र में यानी घुस आई थी। उसके अलावा यानी हजारों वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? हजारों हजारों मील भूभाग पर कब्जा कर लिया था। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार? ऑप्शन ए अनुच्छेद 358, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन आपका यानी सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन आपका डी 315। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? ये भी आपको बता दें कि अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 357
कि यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो ये आपका है ऑप्शन, आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका सही है सी 352। किस अनुच्छेद के तहत? 352 अनुच्छेद के तहत यानी भारत के राष्ट्रपति को आपात की घोषणा करने का अधिकार है। और आपको बता दें कि जो ये आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है और ये भारतीय संविधान के यानी 356 के अनुसार भारत के राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 356 के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये किस अनुच्छेद के तहत? तो 356 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की कि यह आपातकालीन अवधि तक यानी लागू थी। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी आपका 21। यानी ये कितने महीने तक ये लागू रही थी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी 21 महीने तक। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकालीन अवधि यानी कितने महीने तक लागू रही थी? तो 21 महीने तक लागू रही थी। और आपको बता दें कि जो ये आपातकाल यानी लगाया गया था, ये लगाया गया था यानी आंतरिक अस्थिरता को बताया गया। क्या बताया गया? आंतरिक अस्थिरता को यानी बताया गया था। और यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक रहा। कब तक? यानी 1977 तक ये रहा था, 21 मार्च 1977 तक। और आपको बता दिए कितने महीने रहा था? तो ये 21 महीने रहा था। ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाने की संभावना रहती है कि सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल कब लगाया था, तब आपको यानी आंसर देना है। ये आपका 1975 में लगाया था। ये आपके लिए और भी ऐसे प्रश्न पूछा जाता कितने महीने तक लगा था या कब खत्म हुआ, तो अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर आसानी से देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय जो यानी जैसे आपके जो आपात संबंधी जानकारी है और आपात संबंधी यानी पूरा वो है, वो आपके भाग 18 में है। यानी जो भारतीय संविधान के किस में है? तो भाग 18 में है, जो आपकी 352 से 360 तक है। कहाँ तक है? 352 से 360 तक है। सबसे पहले आपको बता दें राष्ट्रीय आपात ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये आपका 352। उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन ये यानी कौन सा? 356 के। और एक और होता है वित्तीय आपात। कौन सा? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात तो ये किसके तहत लगाया जाता है? ये आपका 300 यानी किसके तहत? 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये आपकी आपात संबंधी जानकारी है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपात की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन आपका ए 1975 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1984 में।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो ए 1975 में। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो यानी उस दौरान भारत में आंतरिक आपात की यानी घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर के 1977 तक और 1980 से लेकर के यानी मृत्यु 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही थी। कब से कब तक? 1966 से 1977 और फिर उसके बाद यानी 1980 से 1984 तक यानी उनकी मृत्यु हुई। तब तक ये क्या रही? भारत की प्रधानमंत्री। भारत की प्रधानमंत्री रही थी। कौन रही थी? तो ये आपको बता दें ये इंदिरा गांधी रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो आपका सी अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात काल से संबंधित है? तो 360 है। कौन सा है? 360 है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान हो कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय शाख को यानी क्या कर दिया गया है यानी काफी यानी खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यानी वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। कब? यानी जब यानी उन्हें ये लगे कि वित्तीय शाख को क्या कर दिया गया यानी खतरा पैदा हो गया। जब वित्तीय शाख को खतरा पैदा हो तब क्या होता है? यानी वित्तीय आपात लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए 309, ऑप्शन बी 372, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 370। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी 356। किसके तहत? 356 के तहत यानी क्या होता है? राज्यों में जैसे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 11 अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी 25वां संविधान संशोधन 1971, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन आपका डी 42वां संविधान संशोधन 1976। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आप 73वें संविधान संशोधन 1992 में। कब? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यानी 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आपको बता दें ये कब हुआ था? तो ये 1992 में यानी हुआ। कब हुआ? 1992 में ये हुआ। और आपको बता दें कि जो ये जैसे आपका यानी 11वीं अनुसूची है इसमें क्या है? तो आपका पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? पंचायती राज व्यवस्था को सुरक्षा और क्या यानी सुरक्षा एवं संवैधानिक स्थिति यानी प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे किसके द्वारा? तो 11वीं अनुसूची के द्वारा। कब? यानी 1992 में। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि इस यानी जो इस उद्देश्य के लिए एक नया भाग भी यानी बनाया गया। वो आपका यानी कौन सा भाग था? तो वो आपका 9। कौन सा? 9 भाग यानी भारतीय संविधान का भाग 9
यानी बनाया गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पंचायत नाम दिया गया। और आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची में 19 यानी 11वीं अनुसूची में 29 कितने 29 यानी क्या है तो 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। कितनी? 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो कितनी? यानी 29 विषय हैं किसमें? तो 11वीं अनुसूची में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग यानी 9A जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243Z तक के नगर पालिकाओं से संबंधित? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन 2003, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन 1992। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो डी 74वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 74वें संविधान संशोधन 1992 में आपके ये यानी अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 से लेकर के 243 ZG तक। कहाँ तक? ZG तक ये जोड़े गए और इसी यानी संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची शामिल की गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची शामिल की गई। कौन सी अनुसूची शामिल की गई? 12वीं अनुसूची शामिल की गई और जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधित प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए? नगर पालिका, नगर निगम और क्या? नगर निगम के अलावा यानी नगर परिषद, नगर परिषद इसके क्या किए गए? ये यानी प्रावधान किए गए। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों को प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए यानी 25वां संशोधन 1971, ऑप्शन बी 24वां संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन सी 26वां संशोधन अधिनियम 1971 या ऑप्शन डी 31वां संशोधन अधिनियम 1972। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में। किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों को प्रीवी पर्स विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1971 में। और आपको बता दें कि ये जो यानी 1971 में ये जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इससे क्या हुआ था कि जो पूर्व शासक थे उन्हें प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और इस संशोधन ने अनुच्छेद 291 और 362 को भी हटा दिया था। किसे हटा दिया था? 291 और 362 अनुच्छेद को भी क्या कर दिया था? हटा दिया था। किसने? तो 26वें संविधान संशोधन 1971 ने, जिससे शासकों की मान्यता समाप्त हो गई और उनके भुगतान और विशेष अधिकारों का कानूनी आधार भी खत्म हो गया। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14A और 16A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 6 और 16 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21C और 22A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18A और 19A। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 का 6 और 16 6 ये जोड़े गए थे। किसके लिए? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए यानी 123वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में यानी आरक्षण जोड़े गए थे, जो यानी अनुच्छेद 15 और यानी 6 और 16 6 ये यानी क्या जोड़े गए? अनुच्छेद जोड़े गए थे। और आपको बता दें इन अनुच्छेदों के माध्यम से सरकारी नौकरी
सरकारी नौकरी और उसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर यानी आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण। कितने परसेंट का आरक्षण? तो 10% का आरक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन ए पूर्व शासकों के लिए प्रीवी पर्स का उन्मूलन, ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून करना, ऑप्शन सी पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ऑप्शन डी मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करना। और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये आपका प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह के प्रश्नों को जरूर ध्यान रखें। जहां पर हम इम्पोर्टेंट या वो यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसका और ज्यादा चांस बनता है आने का। तो आप उसे और अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो यानी इस वीडियो को देख रहे हैं वो यानी पूरी तरह से इस वीडियो को देखें। साथ के साथ आप एक चीज का ध्यान रखा करें कि जैसे आप वीडियो देखा करें तो जैसे आप जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है उस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट में लिख दिया करें, और जिसका नहीं पता है वो आप अपनी नोटबुक में यानी प्रश्न और उत्तर दोनों लिख लिया करें, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी इस तरह से लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, ये यानी वादा है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपको सफलता जल्द मिलेगी। बस आप यानी ऐसे ही मेहनत करते रहें और आप अपने इस परिवार से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी ये मेहनत आपके जरूर काम आएगी और ये जल्द ही आपको सफलता दिलाएगी। इस यानी प्रश्न का उत्तर क्या है? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष करना है। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये यानी संशोधन हुआ है, इस संशोधन ने 326 यानी में बदलाव किया। किस में बदलाव किया? तो अनुच्छेद 326 में क्या किया? बदलाव किया। जो ये यानी किस में बदलाव किया? तो 326 जो अनुच्छेद है उसमें ये बदलाव किया। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा और मताधिकार को क्या करना? सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी आपका 2003 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन आपका डी 2003 में। 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 2003 में यानी अधिनियमित किया गया। इसका यानी उद्देश्य क्या? इस यानी जो 91वां संविधान संशोधन है इसमें यानी क्या यानी था? तो इस संशोधन में केंद्रीय और राज्य स्तर पर मंत्रियों की कुल संख्या को लोकसभा या संबंधित राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित करना था। क्या करना था? कि जो यानी मंत्री हैं, जैसे मंत्रियों की क्या करना था? मंत्रियों की यानी जैसे जो संख्या थी उसे लोकसभा या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के यानी 15% तक सीमित कर दिया। और जिन राज्यों में विधानसभा की सदस्य संख्या यानी 40 है, कितनी है? 40 है, वहां पर यानी कितने मंत्रियों की संख्या यानी हो गई? तो आपकी 12 से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये भी यानी कानून आया किसमें? तो 91वें संविधान संशोधन में। कब आया? तो 2003 में ये आपका आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया? ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी, आपका 42वां संविधान संशोधन।
निम्नलिखित में से किस संशोधन ने शिक्षा को सम्मति सूची का एक विषय बना दिया? तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन ने। किसने? 42वें संविधान संशोधन ने। और कब? 1976 में। कब ये यानी संविधान संशोधन आया? तो 1976 में ये आपका आया। और इसने क्या किया? तो शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके सम्मति सूची में स्थानांतरित कर दिया। क्या कर दिया? यानी राज्य सूची से हटाकर सम्मति सूची में स्थानांतरित कर दिया। किसने? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ने। क्योंकि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिससे क्या शिक्षा अब केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी बन गई। किसकी? राज्य और केंद्र की क्या बन गई? संयुक्त जिम्मेवारी बन गई। तो ये अभी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो शिक्षा संबंधी जैसे आपका यानी कानून है, ये राज्य सूची का या सम्मति सूची का या संघ सूची का, तो आपको बताना है सम्मति सूची का है, जिसमें राज्य और केंद्र की दोनों बराबर हिस्सेदारी होती है, दोनों की यानी जिम्मेवारी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए उपाधियों का उन्मूलन, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, या ऑप्शन डी लोकपाल का यानी लोकपाल की स्थापना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी सी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। किस यानी संविधान संशोधन के द्वारा 106 के द्वारा। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके यानी काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि ये आपके यानी विधानसभा से संबंधित प्रश्न है, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा किया गया? तो 106वें संविधान संशोधन 2023 में, जिससे विधानसभा में महिलाओं की 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। तो ये अपने आप में और भी अच्छा प्रश्न है। और आपको बता दें कि ये 19 सितंबर को, कब? 19 सितंबर को ये यानी 19 सितंबर 2023 को, कब? 19 सितंबर 2023 को ये लोकसभा में पेश किया गया। किसमें पेश किया गया? ये लोकसभा में पेश किया गया था। और आपको बता दें कि इस यानी विधेयक के द्वारा यानी इस विधेयक के द्वारा यानी लोकसभा तथा राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में 33%, कितने परसेंट? 33% यानी अब आरक्षण मिलेगा जब सीटों का आवंटन होगा तब। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए टोनी ब्लेयर, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही है ऑप्शन आपका यानी सी बराक ओबामा। बराक ओबामा की ये यानी पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। क्या? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी यानी पुस्तक है? तो ये बराक ओबामा की पुस्तक है। और आपको बता दें कि जैसे नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला की कौन सी पुस्तक है? तो लॉग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? लॉग वॉक टू फ्रीडम। ये किसकी है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, उसके अलावा जैसे टोनी ब्लेयर, टोनी ब्लेयर की कौन सी है? तो ये इनकी है सोशलिज्म। कौन सी है? सोशलिज्म। कौन सी है? सोशलिज्म इनकी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की है क्रिप्ट अमेरिका। यानी कौन सी? क्रिप्ट अमेरिका। क्रिप्ट अमेरिका। और उसके अलावा कौन सी है इनकी? क्रिप्ट अमेरिका। उसके अलावा इनकी है ट्रंप हाउ टू गेट रिच। ट्रंप हाउ टू गेट रिच।
ये किसकी है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, द यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी कन्फ्यूशियस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी प्लेटो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी, चार्ल्स डार्विन। द स्पीसीज ओरिजिन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। और साथ के साथ आपको बता दें कि जो ये पुस्तक है इसके जो लेखक हैं यानी चार्ल्स डार्विन, जो यानी किस देश के? तो इंग्लैंड के। इंग्लैंड के। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि ये यानी जो इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन हुआ तो ये आपका हुआ 24 नवंबर 1900 यानी 1859 में। कब? 1859 में यानी हुआ था। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये यानी जो पुस्तक है इसमें पृथ्वी के जीवों के विकास से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित हैं। क्या है? जीवों के विकास से संबंधित इसमें सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी, ऑप्शन सी, उड़ीसा में। किस में मनाया जाता है? उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। प्राचीन काल से ही मध्यकाल तक उड़ीसा यानी कलिंग के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? कलिंग के, कलिंग के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? कलिंग के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? उड़ीसा को। साथ के साथ आपको बता दें ओडिशा शब्द की यानी जो संस्कृति के शब्द ओड से हुई है। किससे ये उत्पत्ति? यानी ओडिशा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द ओड से हुई है। किससे हुई है? ओड से हुई है। और इसकी इस राज्य की स्थापना यानी भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी। किसने की थी? इस राज्य की स्थापना यानी किसने की थी? तो इस राज्य की स्थापना भागीरथ वंश के राजा ओड ने की थी। तो ये भी आपका यानी काफी अच्छा प्रश्न है और डीपली यानी ये प्रश्न आपका बन सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाल लाजपत राय, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यानी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? पराक्रम रूप यानी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को, कब? 23 जनवरी को यानी मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था, इसलिए यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, वंदे मातरम नामक पत्रिका की यानी स्थापना यानी किसने की थी? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी रामनंद चटर्जी, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या? प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन आपका यानी बी बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की? तो बिपिन चंद्र पाल ने की। किसने की? बिपिन चंद्र पाल ने की। और ये एक यानी राजनीतिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। यानी इन्होंने क्या किया कि बिपिन चंद्र पाल ने एक राजनीतिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। क्या रखा? वंदे मातरम रखा। और ये क्या है? राजनीतिक पत्रिका। किस तरह की पत्रिका? राजनीतिक पत्रिका का यानी क्या किया? प्रकाशन किया जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? वंदे मातरम रखा।
और यह यानी नाम उन्होंने बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत से प्रभावित होकर उनकी मृत्यु के बाद रखा। क्या रखा? यानी जो बंकिम चंद्र चटर्जी की यानी वंदे मातरम गीत की यानी से प्रभावित होकर के ये नाम इन्होंने रखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फिरदौसी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सा होगा? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और आपको बता दें कि और भी जो जैसे यानी प्रमुख यानी रचना जैसे आपकी जैसे आपकी आपको बता दें कि इसमें प्रमुख जैसे रचना होती है जैसे आपकी कबीरदास की, सूरदास की और कबीरदास की, क्योंकि कभी कभी पूछ ली जाती है। तो कबीरदास की कौन सी है? तो साखी शबद रमेनी, साखी शबद ये किन की है? तो ये आपकी कबीरदास की। उसके बाद सूरदास की यदि आपसे कभी पूछी जाए तो आपको बताना सूरदास की कौन सी है? तो आपकी सूर सारावली, सूर सारावली। उसके अलावा आपको बता दें सूरदास के अलावा चंद्रवरदाई, 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 चंद्रवरदाई की कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से संबंधित काफी प्रश्न पूछा जाता है। ये जो आपको हमने ये बुक्स बताई है, जो ये किताबें बताई हैं, ये ज्यादातर एग्जाम में यानी पूछे जाने वाली यानी किताबें जो यानी जो ये रचयिताएं हैं इनकी ये आती ही है। ये मतलब एक तरह से रचना आपकी पूछी जाती है, क्योंकि ये मानो एक तरह से कॉमन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाने वाली आपकी रचना है, तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए आर के नारायण, ऑप्शन बी आर के नारायण, आर के आर श्रीनिवासन आयंगर, ऑप्शन सी ए के रामानुजन, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका क्या होगा? तो वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी ऑप्शन आपका कौन सा होगा? डी मुल्कराज आनंद के द्वारा। किसके द्वारा? यानी प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल, तो ये मुल्कराज आनंद के द्वारा। और आपको बता दें कि ये जो अनटचेबल है ये 1935 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1935 में ये प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा। और ये उपन्यास यानी जो आनंद को भारत के प्रमुख अंग्रेजी लेखक के रूप में स्थापित किया गया था। किसके यानी रूप में? अंग्रेजी लेखक के रूप में यानी स्थापित किया गया था किसे? आनंद को। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें कि अनटचेबल यानी किसने लिखा? तो मुल्कराज आनंद ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी कौन सा? सी फुटबॉल। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। और इस जो ये डूरंड कप है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक यानी मार्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? यानी इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक मार्टिमर मार्टिमर डूरंड के नाम पर ये यानी नाम रखा गया था, जो 1884 से 1894 तक। कब? 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। क्या थे? भारत के विदेश सचिव थे। इन्हीं के नाम पर ये रखा गया था। और एशिया के सबसे पुराने इस टूर्नामेंट को अगले 5 साल तक यानी 2025 तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर ये यानी आपके 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपके कोलकाता में। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छा प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल बता देते हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए रग्बी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी फुटबॉल बॉल यानी फुटबॉलीबॉल, ऑप्शन आपका यानी डी एक्वेस्ट्रियन शो जिपिंग,
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सही होगा बी, पोलो। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से संबंधित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, कुश्ती में। किसमें जीता सुशील कुमार ने? तो ये कुश्ती में आपका जीता था। तो इसी तरह के बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसकी लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी यानी जरूर देखें। साथ के साथ जो स्पेशल ये वीडियो है, जो ये स्पेशल है, ये आपकी यानी स्पेशल ये वीडियो है, ये आपकी यूपी होमगार्ड के लिए है। किसके लिए? ये यूपी होमगार्ड के लिए है। ये जितने भी अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड में फॉर्म भरा है, इन्होंने जितने भी अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड में यानी यूपी होमगार्ड के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी होमगार्ड के एग्जाम की यानी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से मन लगा के करें, क्योंकि ये आपको बार बार मौका मिलेगा नहीं। यदि ये आपको एक बार मौका मिला है तो इस मौके का फायदा जरूर उठाएं और अपने एग्जाम की तैयारी करें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके ये 100 नंबर का यानी पेपर आएगा। इसका जितने भी अभ्यर्थी जो यानी यूपी होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपका ये 100 नंबर का पेपर आएगा। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, क्योंकि आपका आपका एग्जाम काफी यानी अच्छा होगा, इसमें कंपटीशन भी काफी अच्छा होगा। साथ के साथ आपको बता दें कि आपका साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी हाल ही में हमने एक और वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें आपके जो अभी तक आपके यानी 10 दिसंबर तक जो आपके यानी फॉर्म पड़ चुके हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी दे दी है कि आपके यूपी होमगार्ड में कितने फॉर्म पड़ चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि आपकी वो भी वीडियो महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके 10 दिसंबर 2025 तक आपके कितने फॉर्म अभी तक पड़ चुके हैं और आगे आपके और कितने यानी इसमें भरे जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि अपने परिवार से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़ेंगे जिससे और भी अपने परिवार को मजबूती मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और आपको बता दें कि आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक इस वीडियो में दे दिया है, जिससे आप यानी जाकर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर उन्हें ज्वाइन कर लें, जिससे हम आपको समय समय पर पीडीएफ नोट्स भी भेज पाएँ, क्योंकि आपके लिए पीडीएफ नोट्स भी यदि भेज पाएंगे तो आपकी तैयारी और मजबूत हो पाएगी। इसलिए आप यानी टेलीग्राम चैनल हमारे और व्हाट्सएप चैनल को यानी ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे हम आपको वहाँ से भी हेल्प कर पाएँ, जिससे आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। धन्यवाद।